guys, very good afternoon. कैसे हो आप लोग? I really hope you all are well. You all are very good. Yes. चलो, so start करते हैं आज का लेक्चर गाइस. अनफॉर्चुनेटली आज हम लाइव नहीं मिल पा रहे, बट मिलना जरूरी है और सिलेबस आगे प्रोसीड करना जरूरी है, करेक्ट? तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ हूँ. अभी आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर लेके आई हूँ. ओके, so guys, all those who don't know me and watching me for the first time, I'm Swati Agrawal. I'm a chartered accountant as well as company secretary. I'm a qualified chartered accountant in first attempt as well as CAS भी पहली बार में हो गया था. और मैं आप लोगों को लॉ पढ़ाने वाली हूँ. टाइम टेबल आप सबको अच्छे से पता चल गया है अभी, राइट? एवरी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, हाँ जी, वीक में तीनों दिन मैं आप लोगों से मिलूंगी, आप लोगों से चिट चैट करूंगी, आप लोगों के साथ बहुत सारी मस्ती करूंगी. अंडरस्टूड? ओके, सो जनवरी 21 स्टूडेंट्स आप लोग रेडी रहिए, क्योंकि आप लोग के काफ़ी मैराथन्स भी हम लोग लेने वाले हैं. अगर अभी भी आप में से ऐसा कोई है जिसने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप नहीं इंस्टॉल किया, तो प्लीज़ 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 ये फ्री ऐप है, जिसे इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर्स है जो हम करने वाले हैं, इंक्लूडिंग द राइटिंग प्रैक्टिस जो इसी संडे को होगी. सो आपको क्या करना है, गोल्स में सेलेक्ट करना है CA फाउंडेशन एज वेल एज इंटरमीडिएट. अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो प्लस पे जाओ. अगर स्पेशल क्लासेस देखना चाहते हो तो थर्ड ऑप्शन है स्पेशल क्लासेस, वो सिलेक्ट कर लो. सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यू नीड टू प्रेस गेट सब्सक्रिप्शन. और सब्सक्रिप्शन लेना हो चाहे स्पेशल क्लासेस देखनी हो, जो कोड आप लोग को यूज करना है वो है स्वाति10, SWATI10, स्वाति10. ठीक है, सो इनवाइट कोड कोई पूछ रहा है तो भी यही डालना है, और अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो भी यही डालना है. और सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हो तो मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेशन है, गो फॉर 24 मंथ सब्सक्रिप्शन, है ना? 2 साल वाला सब्सक्रिप्शन इज मोस्ट रीजनेबल टू यू. कमिंग बैक टू कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी, है ना? ये हमने मैम डिस्कस किया था, जी हाँ, और मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था मैं इसका क्विक रिवीजन लेके ही आगे बढ़ूंगी, क्योंकि इसको लेकर काफी लोगों को काफी डाउट्स रहते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मैंने आप लोगों को बोला था आज हम लोग क्लासेस ऑफ कंपनीज करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले कॉर्पोरेट वेल मैं आप लोग को दोबारा समझा देती हूँ. वेल मतलब पर्दा, राइट? तो वेल का मतलब होता है पर्दा, और कंपनी का एक कंपनी का अपना एक कॉर्पोरेट वेल है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, जो कि कंपनी मेंटेन करती है, राइट? कैसे मेंटेन करती है, क्या करती है, यही हम लोग सीखेंगे, क्योंकि हमने हमेशा सीखा है कंपनी का आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है. कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है. और ये जो हमारा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है वो अपने मेंबर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को, सबको ना बहुत प्रोटेक्ट करके रखता है कि भाई कंपनी अलग है और ये लोग अलग है, तो कंपनी का कोई भी कैसा भी एग्रीमेंट क्यों ना हो, उसमें कंपनी के ये जो रिलेटेड पार्टीज है ना, चाहे शेयर होल्डर्स हैं चाहे डायरेक्टर्स हैं, दे आर नॉट लायबल फॉर व्हाट, फॉर एनीथिंग. ठीक है, कंपनी कहती है आई एम डिफरेंट फ्रॉम दीज पीपल, एंड ये लोग जो कर रहे हैं वो मेरे बिहाफ में काम कर रहे हैं, बिकॉज दे आर डूइंग एनी वर्क फ्रॉम माई बिहाफ, ऑन माई बिहाफ, तो इसीलिए दे विल नॉट बी हेल्ड लाइबल एंड दे विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग. ओके, तो कंपनी अगर कोई पैसे बोरो करती है तो उसको चुकाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है, उसके डायरेक्टर्स की नहीं है, उसके मेंबर्स की नहीं है. पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है किसी की भी, वो कंपनी की ही लाइबिलिटी है. कंपनी को अपने एसेट्स में से ही वो रीपे करना होगा. दैट इज व्हाट कॉर्पोरेट वेल मीन्स. तो कॉर्पोरेट वेल बेसिकली क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है कंपनी के शेयर होल्डर्स को, कंपनी के मैनेजमेंट को आउटसाइडर से. हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग केस देखा था यहाँ पर, अगर आपको याद हो तो, बिकॉज इट वाज वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड एंड लैंडमार्क केस, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड. यहाँ पर जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है, वैसे एक अल्टीमेट लीगल अथॉरिटी है हाउस ऑफ लॉर्ड्स. उन्होंने बेसिकली ये फाइनली जजमेंट पास किया था, जब काफी कंफ्यूजन हुआ था इस केस को लेकर, कि सैलमन अपनी कंपनी से डिफरेंट है, इवन दो सैलमन इज अ मेजर स्टेक होल्डर इन द कंपनी, है ना? सैलमन सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है कंपनी का, उसके पास ही ऑलमोस्ट सारे शेयर्स है, कुछ शेयर्स छोड़ के जो बचे हुए उसकी फैमिली के पास ही है. बट इवन दो ही इज अ मेजर शेयर होल्डर, इवन दो ही इज मेजर क्रेडिटर, बट वो अलग है और कंपनी अलग है. और कंपनी जो बंद हुई है उसमें सैलमन की कोई गलती नहीं थी. दैट वाज अ जनरल थिंग जिसकी वजह से कंपनी बंद हुई है. तो इसीलिए
हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि सैलमन और कंपनी एक ही है, दोनों अलग अलग हैं। तो इसलिए सैलमन की पर्सनल लाइबिलिटी यहाँ पर नहीं क्रिएट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली इस केस के बाद हमें ये चीज़ बहुत क्लियर हो गई कि कंपनी डेफिनेटली अलग है, कंपनी के शेयर होल्डर से, कंपनी की रिलेटेड पार्टी से। तो ये बेसिकली करता क्या है, ये शील्ड, एक छत या कह दो एक प्रोटेक्शन शील्ड का काम कर रहा है। किसके ऊपर? अपने सारे एम्प्लॉयज के ऊपर, अपने स्टेक होल्डर्स के ऊपर, अपने शेयर होल्डर्स के ऊपर, अपने डायरेक्टर्स के ऊपर। सो स्टेक होल्डर्स मतलब ऑल द रिलेटेड पार्टीज विच आर एसोसिएट विद द कंपनी, है ना। वो सारी पार्टी जो कंपनी से एसोसिएटेड है वो सारे स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। तो उन सब के ऊपर एक शील्ड बिछा दी इसने कि भाई कंपनी सेपरेट कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी का कुछ भी लाइबिलिटी के लिए इन लोगों की पर्सनल लाइबिलिटी नहीं ला सकते। पर जितनी ये बात अच्छी है उतनी ही इस बात में प्रॉब्लम भी है। व्हाई? बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, कंपनी खुद तो किसी को ब्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी तो ना देख सकती है ना सुन सकती है, ना ही कोई कंपनी का नाम लेकर अगर किसी और को चीट कर रहा है तो उसमें कंपनी कुछ कर सकती है। बिकॉज यू नो दैट इज अ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अल्टीमेटली बनाया तो इंसानों ने ही है ना, आपके और मेरे जैसे लोगों ने। और अगर मुझे पता लग जाता है कि मैं कुछ भी करूंगी तो कोई मुझे ब्लेम नहीं करेगा, सामने वाले को ब्लेम करेगा, तो मैं खुद का मैक्सिमम बेनिफिट देखना चाहूंगी। आई डू समथिंग और अदर जिससे मेरा तो पर्सनल फायदा हो। करेक्ट। एंड दिस इज जस्ट अ जनरल ह्यूमन नेचर। तो ऐसे भी कुछ केसेस सामने आए जिसमें ये चीज रियलाइज हुई लॉ को कि लोग कंपनी की लीगल पर्सनालिटी को मिसयूज कर रहे हैं। तो उस केस में उस चीज को कंसिडर किया गया और फिर बोला गया कि इवन दो एक कॉर्पोरेट वेल है, एक पर्दा है जो कि कंपनी बीच में क्रिएट कर देती है, कंपनी और उसके रिलेटेड पार्टीज के बीच में और आउटसाइडर्स के बीच में। पर वो पर्दे को कभी हमें उठाकर या कभी उसमें छेद करके देखना पड़ता है कि पर्दे के पीछे लोग है कौन से। कब कर सकते हैं मैम ये छेद, है ना। ऐसी क्या सिचुएशन है कि वो पर्दा उठेगा, राइट। तो पर्दा ऑब्वियसली कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस में ही उठेगा। एंड द सिचुएशंस आर नंबर 1 to determine the character of the company, that is to find whether co-enemy or friend। हम जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम जिस कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, क्या वो कंपनी क्या वो कंपनी हमारी एनिमी कंपनी तो नहीं है। यहाँ पर अब एक और डाउट आ गया, मैम कंपनी कोई एक्चुअली ह्यूमन बीइंग थोड़ी ना है, तो उसके कोई दोस्त या दुश्मन कैसे हो सकते हैं, कंपनी की कोई दुश्मन हो सकते हैं क्या। तो अभी अगर मैं आप लोगों को लाइव देख रही होती तो मैं डेफिनेटली आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछती। बट यू नो एक एडवांटेज है, जब भी इस तरीके से लेक्चर आएंगे तो इट वुड बी अ वेरी सूदिंग लेक्चर जिसके अंदर सिर्फ वन वे है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने पे फोकस करना है। ध्यान से सुनिए, कंपनी का वैसे कोई दोस्त या दुश्मन हो तो नहीं सकता है, बट 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 कुछ सर्कमस्टांसेस में कंपनी की भी कोई एनिमी कंपनी हो सकती है। यहाँ पर गाइज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिजनेस राइवल्स, बिकॉज बिजनेस राइवलरी भी कंपनीज को दुश्मन एज सच नहीं बनाती है। हम यहाँ पे दुश्मन, यू नो एनिमी, इट्स अ बिग टर्म। तो एनिमी किसी को कब बोल सकते हैं, तो एक केस है वो ध्यान से सुनिए, और वो सुनने के बाद आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि कंपनीज एक दूसरे की एनिमी हो ना हो, पर वो जिस कंट्री को बिलोंग करती है वो दूसरी कंट्री की एनिमी हो सकती है। तो देयर वाज अ केस बिटवीन डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। तो अगर कभी ऐसा होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट को ताक पे रखकर दो कंपनीज आपस में बिजनेस कर रही है, तो उस केस में ये कॉन्सेप्ट एक्टिव होता है ना। इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली था क्या, दो कंट्रीज है यहाँ पर इन्वॉल्व, यूएस एंड जर्मनी। ओके, यूएस और जर्मनी के बीच में वॉर चल रहा था और एक जनरल रूल है, दो कंट्रीज जब वॉर में होती है तो वो दोनों आपस में बिजनेस नहीं करती है। ऐसा क्यों मैम, कहाँ लिखा है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। एग्रीड विद एवरीथिंग वट एवर यू गाइज आर सेइंग, पर ध्यान से सुनो ऐसा क्यों कब कहाँ कैसे होता है। दो कंट्रीज अगर एक दूसरे के साथ वॉर में है, मतलब हजारों लाखों रुपए जा रहे हैं मिलिट्री में, है ना, आर्मी को सपोर्ट करने के लिए लाखों रुपए का एक्सपेंडिचर हो रहा है, और
इधर हम दूसरी कंट्री के साथ, उसी कंट्री के साथ जिससे हमारी आर्मी झगड़ रही है, उसी कंट्री के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं और एक दूसरे को प्रॉफिट अर्न करवा रहे हैं। तब ये सोचो ना, उस प्रॉफिट से ही वो दूसरी कंट्री अपने आर्मी को सप्लाईज प्रोवाइड करेगी और हमारी कंट्री की आर्मी को मारेगी। इज इट करेक्ट? आंसर इज नो। ओके, सो एक जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इस तरीके से सिचुएशन होती है। गवर्नमेंट ये चीज बकायदा डिक्लेयर करती है कि इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए, जब तक वॉर चलेगा तब तक के लिए सारे ट्रेड रिलेशंस बंद हो जाएंगे। ऐसा ही यहाँ पर केस था। बट देन क्या हुआ, डेलमर कंपनी, सो डेमलर कंपनी ने के जो भी पीपल थे, बेसिकली जो जर्मन कंपनी थी जो कॉन्टिनेंटल टायर के साथ बिजनेस करती थी, उसको बहुत हेवी लॉस होने लग गया। ओके, तो उन्होंने क्या किया, उस कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, शेयर होल्डर्स थे, उन लोगों ने एक नई कंपनी ओपन की विद द नेम डेमलर कंपनी लिमिटेड, और ये कंपनी को रजिस्टर करवा दिया यूके में, है ना। सो बेसिकली ब्रिटेन में रजिस्टर करवा लिया, एंड देन इट हैव बिकेम अ इंग्लिश कंपनी देन अ जर्मन कंपनी। सो इंग्लिश कंपनी के साथ बिजनेस तो कर सकते थे, उसके लिए कोई रूल नहीं था। बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट कि वो जो नई कंपनी है, यानी ये जो डैमलर कंपनी है, इसके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, सब जर्मन है ना। और जो प्रॉफिट हो रहा है वो पैसा भी कंपनी जर्मनी में ही ट्रांसफर कर रही है, यानी सिर्फ नाम के लिए उन्होंने खुद को रजिस्टर कर लिया है किसी और कंट्री में, बट एक्चुअली तो वो जर्मन कंपनी ही है। और ये चीज जैसे ही कंफर्म हुई, वैसे ही इन दोनों के बीच में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बंद कर दिया गया। ओके, सो whenever a company is working with some another company जो कि co-enemy है, co-enemy मतलब नेचुरल सेंस में ना दोस्त ना दुश्मन, कंपनी का कोई भी नहीं हो सकता है। बट यस, दो कंट्रीज अगर आपस में दुश्मन है और लीगली उन दोनों कंट्रीज को आपस में बिजनेस करना अलाउड नहीं है, और इस तरह से कोई ओवर स्मार्टनेस दिखाकर किसी और कंट्री में जाकर, सिर्फ कहते हैं ना सिटीजनशिप चेंज करने के लिए उस कंट्री में जाकर अगर रजिस्टर करवा देते हैं, तो उस केस में हम कॉर्पोरेट वेल उठाकर देखते हैं कि पीछे लोग कौन है। कंपनी इज अ इंग्लिश कंपनी, पर पीछे के लोग तो जर्मन है ना, तो ऐसी कंपनी के साथ बिजनेस नहीं कर सकते। तो कॉर्पोरेट वेल उठाकर हमने उसके पीछे के लोगों को देखा। नंबर 2, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्सेस। सी कई सारे केसेस है, पर हम लोग बात करेंगे सबसे ज्यादा रेलेवेंट केस की, दैट इज सर डिनशॉ मैनेगजी पैटेट का केस। सर डिनशॉ मैनेगजी पैटेट यूज्ड टू बी अ वेरी वेरी बिग बिजनेसमैन, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इट वाज अ बिग नेम। और उनको ना बहुत मेजर इनकम हुआ करती थी डिविडेंड से और इंटरेस्ट से। सो उनकी इनकम का जो सोर्स था उसमें से एक बड़ा सोर्स था डिविडेंड और इंटरेस्ट। नाउ व्हाट हैपेंड, उनकी इनकम पे टैक्स भी बहुत ज्यादा लगता था, तो वो ना ही वांटेड टू डू समथिंग जिससे वो अपने टैक्स को सेव कर सके। तो उन्होंने क्या किया, कुछ कंपनीज ओपन कर ली, 4-5 कंपनीज ओपन कर ली, और उस कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए। ठीक है, जैसे ही उन्होंने शेयर्स परचेज किए, वैसे ही उस कंपनी में पैसा चला गया। ओके, और अ, वो जो भी उनका पैसा था वो कंपनी के पास चला गया, उनके पास आ गए शेयर्स। अब ये इनकम उन्होंने वापस कंपनी से, यानी सपोज उन्होंने कंपनी में 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे, कंपनी के पास 1 लाख रुपीज आ गए, उनके पास शेयर आ गए। अब उन्होंने कंपनी से वापस 1 लाख रुपए का लोन ले लिया। ठीक है, उससे क्या हुआ, उससे उनकी इनकम हो गई डाइवर्ट। और एक्चुअली जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत ध्यान से देखा तो पता लगा वो जो कंपनी है वो सिर्फ ओपन होके पड़ी है और कुछ नहीं होता, सिर्फ वो शेयर्स डिनशॉ मैनेगजी पैटेट खरीदते हैं और कंपनी फिर उन्हीं को लोन दे देती है, उसी लोन पे वो इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं और इसी तरह से घूम रहे। बाकी वो कंपनीज कोई काम नहीं कर रही है, मतलब कंपनी का एक्चुअली कोई बिजनेस है ही नहीं, सिर्फ उस कंपनी का एक ही काम है कि वो शेयर बेचती है लोन देती है, शेयर बेचती है लोन देती है, यानी इन शॉर्ट वो कंपनी सिर्फ नाम के लिए, इट इज अ बिग शैम, है ना, धोखा है ये, सिर्फ कंपनी के नाम पे धोखा कर रहे हो, कोई बिजनेस नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करके देखा और देखा कि एक्चुअल ओनर तो सर डिनशॉ मैनेगजी पैटेट है, एंड एक्चुअली कंपनी का कोई बिजनेस है ही नहीं। राइट, नेक्स्ट, टुवर्ड लीगल ऑब्लिगेशंस। ओके, ये क्या चीज है मैम, ये तो बिल्कुल ऐसे टैक्स जैसा ही लग रहा है। बिल्कुल हाँ, वैसे ही लग रहा है,
पर ध्यान से समझो, ये वाला केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री में कई सारे लॉज होते हैं, जिसमें से कुछ बहुत फेमस लॉज है जिनको हम कहते हैं लेबर लॉज, जो कि लेबर्स के बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं। तो लेबर लॉज के अंदर मिनिमम बोनस एक्ट है, मिनिमम वेजेस पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है कि कम से कम कितना वेजेस देना चाहिए, राइट। देन ग्रेचुटी एक्ट है, प्रोविडेंट फंड एक्ट है, ऐसे बहुत सारे लेबर्स के बेनिफिट के लिए काफी सारे एक्ट बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने। वैसा ही एक एक्ट है बोनस एक्ट, है ना, जो मैं अभी आपको बताया था उसमें कि कुछ फैक्ट्रीज को अगर कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस है वो फुलफिल कर रही है फैक्ट्रीज, तो कंपल्सरी उसे अपने वर्कर्स को बोनस देना पड़ता है अगर प्रॉफिट है तो कंपनी को अगर थोड़ा भी प्रॉफिट है ना तो उनको अपने वर्कर्स को उसमें से बोनस देना पड़ता है। ऐसे ही एक एक्ट के अंदर कवर हो रही थी एक कंपनी जिसका नाम था एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। भावनगर में एक कंपनी थी एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उनके अगेंस्ट केस किया उस कंपनी के वर्कर्स ने। तो केस का नाम पड़ गया वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर वर्सेस एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड भावनगर एंड अनदर। अब ये केस का भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए हम लैंडमार्क डिसीजन बोलते हैं ऐसी चीज जिसको देख के हम लोग आंसर समझ सकते हैं क्या होगा। ठीक है, तो फ्यूचर में इस तरह का केस आएगा तो इस केस का रेफरेंस दिया जाएगा एक्ट की जगह कि भाई पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अपने आप में लॉ ही माना जाता है। इस केस में ऐसा था फैक्ट्स कि ये जो कंपनी है एसोसिएट रबर इंडस्ट्री, इस कंपनी ने बेसिकली इसको ना अपने वर्कर्स को देना था बोनस। ठीक है, वो कंपनी बोनस कहाँ से देती है, तो वो कंपनी ना एक दूसरी कंपनी है जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था, पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, और वो जो दूसरी कंपनी है वो उनको ना पीरियोडिकली डिविडेंड देती थी, और वो जो डिविडेंड से पैसा आता था उससे कंपनी अपने वर्कर्स को बोनस देती थी। काफी टाइम से ये चल रहा था, वहां से डिविडेंड आएगा, डिविडेंड से इनकम होगी, वही इनकम आगे वर्कर्स को बोनस में दे दी जाएगी। फिर एक साल ऐसा आया जब कंपनी ने, है ना, कंपनी ने 1968 में अपने वर्कर्स को बोल दिया हम तो दे ही नहीं सकते आपको बोनस, हम आपको बोनस नहीं दे सकते। वर्कर्स हैरान परेशान, क्यों नहीं दे सकते, तो कंपनी ने कहा हमें तो प्रॉफिट ही नहीं है, हमें तो डिविडेंड इनकम ही नहीं है। वर्कर्स ने कहा मालिकों की लाइफस्टाइल चेंज नहीं हो रही है, सब कुछ पहले था वैसे ही चल रहा है और आप हमें बोनस नहीं दे रहे हो, ऐसा क्यों। तो फिर उन्होंने कोर्ट में कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। कोर्ट ने जब डीप इन्वेस्टिगेशन किया तो पता लगा कि डिविडेंड इनकम क्यों नहीं है। तो डिविडेंड इनकम नहीं होने का रीजन समझ में आया कि उस कंपनी ने क्या किया, अपनी ही सब्सिडरी को वो शेयर्स ट्रांसफर कर दिए। तो जैसे ही उसने अपनी सब्सिडरी को शेयर ट्रांसफर किए, डिविडेंड भी अब सब्सिडरी को मिला। तो इस कंपनी ने कहा हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बट एक्चुअली सब्सिडरी को भी जो प्रॉफिट हो रहा है वो तो उसी कंपनी की वजह से हो रहा है ना। तो यहाँ पर हियर द कंपनी क्रिएट्स, कंपनी ने क्या किया, खुद के इनकम को कम करने के लिए अपने शेयर सब्सिडरी को ट्रांसफर कर दिए ताकि ओवरऑल प्रॉफिट कम दिखाई दे। और ओवरऑल प्रॉफिट अगर कम दिखाई देगा तो उससे एडवांटेज क्या होगा, उन्हें बोनस नहीं देना पड़ेगा। कोर्ट ने ये पूरा कैलकुलेशन समझ लिया और उसके बाद में कंपनी को ऑर्डर दे दिया कि आपकी सब्सिडरी कंपनी का भी जो प्रॉफिट है वो आपका ही प्रॉफिट कंसिडर किया जाएगा और आपको बोनस तो देना पड़ेगा कुछ भी हो जाए। ओके, अंडरस्टूड। तो अगर कोई कंपनी लीगल ऑब्लिगेशन से भागने के लिए इस तरह से करती है तो उन्होंने कहने को तो शेयर्स उनके पास नहीं है, बट एक्चुअली उन्होंने अपने पास ही रखे ना, अपने एजेंट को दे दिए एक तरीके से। तो ऐसे में कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करके देखा गया और लिफ्ट करके देखा गया तो पता चला ये तो इसी की सब्सिडरी है, और क्योंकि वो उसी की सब्सिडरी थी तो इसलिए उसे ऑर्डर दिया गया कि आपको देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट। कुछ कंपनीज क्या करती है, सब्सिडरी बनाती ही इसलिए है ताकि वो उनके एजेंट की तरह काम करे, बल्कि ये गलत है। सब्सिडरी कंपनी क्यों होनी चाहिए, ताकि आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सको, ना कि उन्हें अपने एजेंट की तरह यूज कर सको। लाइक रिलायंस, कितनी सारी सब्सिडरीज है यार, राइट फ्रॉम जियो टू जियो मार्ट, देन टेलीकम्युनिकेशन में हमारा ऑप्टिक फाइबर आ गया है। सिमिलरली रिलायंस फुटप्रिंट्स है, रिलायंस फैशंस है, इतनी दुनिया भर की कंपनीज है, पर हर एक कंपनी का अपना एक खुद का ऑब्जेक्टिव है, अपना एक खुद का काम है, राइट। बट यहाँ पर अगर वो कंपनी इसीलिए खोलते कि भाई मेन कंपनी को सपोर्ट रहेगा, व्हाट्स द पॉइंट इन ओपनिंग अ न्यू कंपनी। ओके,
सो मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन का केस है। उसके अंदर बेसिकली क्या हुआ था, उसके अंदर हुआ था कि ये जो मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये ट्रांसपोर्ट कंपनी थी और उन्होंने कुछ नए व्हीकल्स लिए थे और उन पे कुछ नए लाइसेंसेस चाहिए थे उनको, बट ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन ने उनको मना कर दिया। ओके, तो उस कंपनी ने क्या किया, खुद की एक सब्सिडरी कंपनी खोल दी। सब्सिडरी कंपनी खोल के उसे बोला आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वहां से लाइसेंस लेके आना है। वो लाइसेंस भी रिजेक्ट हो गया क्योंकि ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन ने जब ये देखा कि ये जो नई कंपनी हमारे पास आई है, इसके पास तो कोई व्हीकल्स ही नहीं है, ये तो किसी और कंपनी के रेस्पेक्ट में लाइसेंस लेने आई है, तो उस केस में उन्होंने रिजेक्ट कर लिया। रिजेक्ट करते ही ये केस एग्जिस्टेंस में आ गया और केस एग्जिस्टेंस में आने के बाद डिसीजन ये हुआ कि ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन ने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि उनका कहना था कंपनी तो बिजनेस बढ़ाने के लिए खोली जाती है, अगर इस कंपनी के पास उसके खुद के व्हीकल्स होते, वो अपने हिसाब से चला रही होती तो बात अलग थी। बट यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ और ही है। क्या प्रॉब्लम है कि सब्सिडी कोई बिजनेस नहीं कर रही है, सिर्फ लाइसेंस लेने आ गई, तो इसलिए वो लाइसेंस भी रिजेक्ट हो गया और ये कोर्ट में केस भी हार गए। नेक्स्ट, company form for fraud and improper conduct or to defeat the law। कोई भी कंपनी अगर इसलिए फॉर्म की जाती बिकॉज टू डिफीट लॉ, तो वो पहले से ही कॉर्पोरेट में लिफ्ट करके उसे तो भाई बंद ही करवा देंगे। कैसे? एक अगेन इंपॉर्टेंट केस है, गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने। यहाँ पर क्या केस था, गिलफर्ड मोटर कंपनी है ना, बहुत बड़ी कंपनी थी। इस कंपनी में हॉर्ने को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। ठीक है, जब होने को अपॉइंट किया गया तभी कंपनी ने इनको बोल दिया कि आप कभी भी हमारी कंपनी का कॉम्पिटिटिव बिजनेस नहीं करोगे तो ही हम आपको लेंगे। हॉर्ने ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ली ये कंडीशन। एक्सेप्टेंस तो हो गया, उसके बाद में कुछ टाइम बाद होने को ना कंपनी का पूरा इनसाइड आउट इन्फॉर्मेशन मिल गए, सारे क्लाइंट का डेटा मिल गया, सब चीजें पता चल गई, एक्सपर्ट बन गए वो इस फील्ड के। तो उनके मन में लालच आ गया और उन्होंने कहा यार मैं तो अपनी कंपनी अगर ओपन कर लूँ तो मैं तो खुद भी बहुत अर्न कर सकता हूँ। देन उन्होंने एक सिमिलर नेचर की कंपनी ओपन की, पर उसमें नाम सिर्फ अपनी वाइफ का यूज किया एज अ ओनर, एंड देन ही ओपनड अ कंपनी। अब वो कंपनी सेम बिजनेस कर रही थी और मिस्टर हॉर ने अपना मैक्सिमम टाइम इस कंपनी को देने की जगह उस कंपनी को दे रहे थे, ये पर्सनल बेनिफिट था वहां, राइट। ऐसे में जैसे ही ये केस कोर्ट के सामने आया, कौन लाया? ऑब्वियसली गिलफर्ड मोटर लेकर आई। जब उनको कंटिन्यूसली लॉसेस होने लगे तो उनको समझ में आ गया ये तो हॉर्ने का काम है, तो गिलफर्ड मोटर ने कोर्ट में उनके अगेंस्ट केस करवा दिया और बोला कि हमने तो पहले ही बोला था कि आप कॉम्पिटिटिव बिजनेस नहीं कर सकते, फिर भी उन्होंने कॉम्पिटिटिव बिजनेस किया, सो नाउ ही दैट पर्सन शुड बी हेल्ड लायबल और उन्हीं को हमें कॉम्पनसेट करना चाहिए। अंडरस्टूड? सो दैट इज हाउ हैपेंड। वो कंपनी खुली ही इलीगल पर्सपेक्टिव से थी, बंद भी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट। सो बेसिकली टू समराइज, लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेटिव वेल कब होता है? कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कब किया जाता है? जब हम हमारे एनिमीज के साथ ट्रेडिंग करते हैं। एनिमीज के साथ ट्रेडिंग करते हैं, उसका केस क्या है? डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर, है ना। नंबर 2, जब कोई टैक्स की चोरी करना चाहता है तो टैक्स की चोरी कौन करेगा? और क्या गवर्नमेंट छोड़ेगी? डेफिनेटली नहीं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो वहीं से है, उसको कैसे छोड़ दें। तो कोई भी अगर टैक्स इवेड करने की कोशिश करता है तो उसका उस समय कॉर्पोरेट वे लिफ्ट की जाती है, और इसका एग्जाम्पल है सर डिनशॉ मैनेजी पेटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का केस। नेक्स्ट, वेयर कंपनी फ्रॉम अनदर कंपनी एज देयर सब्सिडी टू एक्ट एज एजेंट्स। बोलो भाई, एजेंट बना दिया कंपनी को ओपन करके। तो यहाँ पर केस क्या था हमारा? मर्केंटाइल ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। ओके, नेक्स्ट, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। तो लीगल ऑब्लिगेशन अवॉइड करने वाली एक ही कंपनी थी, दैट इज एसोसिएट टायर कंपनी। होती बहुत है, पकड़ में की आई। सो एसोसिएट टायर कंपनी का केस था बेसिकली workers employed in Associate Tire Company Limited versus Associate Tire Company, and the case was कि बोनस नहीं दिया उन्होंने वर्कर्स को। नेक्स्ट, where the device of the incorporation is adopted
for some illegal or improper purpose. So in case अगर इनकॉर्पोरेशन का पीछे का सोच ही इलीगल है ना, गिलफर्ड मोटर वर्सेस हॉर्ने, अगर कंपनी की शुरुआत ही इलीगल है तो बाद में तो वो इलीगल ही रहेगी। आई होप यहाँ तक आप सबको अच्छे से समझ गया है। हम बढ़ते हैं आगे। Now let us move ahead with the types or the classes of the companies. ये जो चार्ट देख रहे हो ना, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आप लोगों को क्विकली बता देती हूँ इस चार्ट के बारे में। सो कंपनीज कैन बी ऑफ टू टाइप, इट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, इट कैन बी अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी। इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हमारे ऑब्वियसली सिलेबस में है। सो इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज तीन टाइप की हो सकती है, रजिस्टर्ड, स्टैट्यूटरी और चार्टर्ड। आप लोगों के लिए रेलेवेंट है रजिस्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी और चार्टर्ड अभी नहीं है आपके सिलेबस में। रजिस्टर्ड कंपनी तीन टाइप की हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनीज। लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनीज। सो लिमिटेड बाय शेयर्स कैन बी अ पब्लिक कंपनी, इट कैन बी अ प्राइवेट कंपनी। सो फर्दर डिविजन की अगर मैं बात करूं तो इट कैन बी ईदर पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी। कंपनी बाय गारंटी, जहां पर गारंटी का अमाउंट कब पे करना पड़ता है, जब कंपनी बंद होगी उस समय। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विद कैपिटल भी होती है, विदाउट कैपिटल भी होती है, और वो भी प्राइवेट या पब्लिक हो सकती है। एंड अनलिमिटेड कंपनी वो भी विद शेयर कैपिटल और विदाउट शेयर कैपिटल हो सकती है, और वो भी फर्दर डिवाइडेड है प्राइवेट और पब्लिक में। ठीक है ना। कंपनीज एक्ट 2013 में एक बहुत नई चीज आई है, और वो नई चीज हम लोग ऑब्वियसली बाद में डिस्कस करेंगे अबाउट 1% कंपनी। फिलहाल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी द टाइप 1 कंपनीज आर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ओके, सेक्शन 2 सबसेक्शन 222 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 222 यहाँ पे ध्यान रखना, याद करने का तरीका यही है। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स डिफाइन किया गया है। इसमें क्या बताया गया है, when the liability of a member of the company is limited by its memorandum to a amount unpaid on the shares issued to them। तो किसी भी एक शेयर होल्डर को जितने का शेयर इशू किया जाता है, उसमें जो भी अमाउंट अनपेड रह जाता है, कुछ भी अमाउंट अनपेड अगर रह जाता है तो वो बाद में रिकवर कर लेते हैं, तो उसे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कहते हैं। ओके, और इसे कॉमनली कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स भी बोला जाता है। चलो ना, ऐसे केस में होता क्या एग्जैक्टली, शेयर होल्डर्स का क्या रोल है? तो शेयर होल्डर्स का रोल तो बड़ा सिंपल है। जितना भी शेयर्स का अमाउंट है, सपोज 100 रुपीज का एक शेयर है और आपने 100 शेयर्स खरीद लिए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है? 10,000 पे करने की, उससे ऊपर कुछ भी पे नहीं करना है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी या गारंटी कंपनीज भी हम इसे बोलते हैं। होता क्या है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी? तो 2 सबसेक्शन 21 डिफाइन करता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। What does the section says? Company having liability of its members limited by memorandum to such amount as the members may respectively undertake by the memorandum to contribute the assets of the company in the event of being wound up। Winding up के टाइम पे जो भी अमाउंट मेंबर्स के साथ डिसाइड किया हुआ है कि उन्हें पे करना ही है, वो अमाउंट उन्हें पे करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो सपोज मैंने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया एक गारंटी कंपनी को, और मैंने बोला है कि भाई जरूरत पड़ी तो फिर कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम आई विल पे 50,000। मुझे बोला जाएगा लिक्विडेशन के टाइम पे आप 50,000 दे दो। ऐसी कंपनी को बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या यहाँ लिमिटेड है? बिल्कुल लिमिटेड है, जितनी गारंटी दी थी उतनी ही लाइबिलिटी है। कॉमन फीचर्स क्या है? गारंटी कंपनी एंड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, a legal personality and limit having limited liability। तो यहाँ पर भी liability limited है, ये बहुत बहुत important है। Now, members liability is limited by the amount remaining जब हम लोग कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की बात करते हैं, तो मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी बाकी है? उतनी ही जितने के शेयर्स पड़े हैं। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं, यहाँ पर लाइबिलिटी ड्यू ही कंपनी के बंद होने पे होती है ना। ऐसी कौन सी कंपनी होगी, है ना? मतलब मुझे तो बड़ा क्वेश्चन आता है, इस टाइप की कंपनी कैसी होगी जो गारंटी से चल रही है और गारंटी का अमाउंट भी कंपनी के बंद होते टाइम मिलने वाला है, तो ये चलती कैसे? तो ये ऐसी कंपनीज हो सकती है जिनको पीरियोडिकली पैसा मिलता रहता है, लाइक एंडोवमेंट्स के फॉर्म में,
फीस के फॉर्म में, चार्जेस के फॉर्म में, डोनेशन के फॉर्म में। यानी कि क्या ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ऐसी कंपनी जिसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो इसलिए पैसा भी ज्यादा नहीं चाहिए। टेम्पररी, जब जब जरूरत पड़ी तब डोनेशंस मिल गए। एक केस था नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू का। इसके अंदर ना एक बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वो मैं आपको कॉन्सेप्ट ही समझा देती हूँ तो आपको केस ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स या कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, तो उस केस में जो भी शेयर्स का अनपेड अमाउंट है वो शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी है कि वो कंपनी को पे करे। यानी अगर 10 रुपए का शेयर खरीदा है और अभी तक कंपनी ने मान लीजिए 7 रुपए ही मंगवाए, तो बचे हुए 3 रुपए पे करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर टू पे, और वो करना ही पड़ेगा। वो लाइबिलिटी है जो शेयर होल्डर को चुकानी ही पड़ेगी। ठीक है, बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट। बट अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, तो उस केस में अगर कंपनी पॉजिटिव नोट पे वाइंड अप हुई है, यानी कंपनी को कोई सच लॉसेस नहीं है, कंपनी को सच कोई लॉसेस नहीं है, और कंपनी पॉजिटिव नोट में लिक्विडेट हुई है, और कंपनी के पास एसेट्स हैं पे ऑफ करने के लिए, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में कंपनी चाहे तो रिफ्यूज कर सकती है अपने सब्सक्राइबर्स को कि उन्हें गारंटी का अमाउंट जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो देने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी केसेस देखे। ठीक है, नेक्स्ट, अनलिमिटेड कंपनी। नाम से ही पता लग रहा है मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है यहाँ पर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। कंपनी के हर एक डेब्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे मेंबर्स पे, कंपनी की हर एक लाइबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे मेंबर्स पे, इसलिए हम उसे अनलिमिटेड कंपनी कहते हैं। मैम क्या अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफिशियली इंडिया में अलाउड नहीं है? जी हाँ, और कोई खुलता भी नहीं है। मतलब ऐसी कंपनी जिसमें लाइबिलिटी ही अनलिमिटेड हो तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खोल लो, फिर कंपनी खोलने की क्या जरूरत है। ओके, क्रेडिटर्स कैन इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग। वाइंडिंग अप के टाइम पे क्रेडिटर्स चाहे तो कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, लिक्विडेटर से अपना पैसा मांग सकते हैं, या किसी भी एक मेंबर को पकड़ के उससे भी पैसा मांग सकते हैं। ये सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये चार्ट देख लो, बहुत अच्छा है। सो अनलिमिटेड कंपनी, नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्या मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है? नहीं है। नंबर 2, लाइबिलिटी सीजेस ऑन एंड व्हेन ही सीजेस टू बी अ मेंबर। जैसे वो मेंबर नहीं रहेगा वैसे उसकी लाइबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। लाइबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड टिल द टाइम कंपनी इज नॉट वाउंडेड अप। कंपनी जब तक वाइंड अप नहीं होगी तब तक लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही रहेगी। ठीक है, सो कंपनी को वाइंड अप के टाइम पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है उसके मेंबर्स के लिए, और मेंबर्स में से किसी भी एक मेंबर को बोला जा सकता है भाई तुम सारे पैसे कंट्रीब्यूट करो, और उसके बाद में एक बार कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व, फिर ये बचे हुए पैसे तुम बाकी के मेंबर्स से ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट। आई नो थोड़ा सा अच्छा ही हो रहा है, पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे तभी काम चलेगा ना। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सो मेंबरशिप के बेसिस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इतना ही करवाऊंगी, ठीक है, पूरा क्लासेस खत्म नहीं करती हूँ। कल के लेक्चर में पूरा क्लासेस खत्म हो जाएगा ना, आई विल बिगिन विद आगे का पोर्शन। ठीक है, नाउ on the basis of membership, the type of company here that we have is one person company, OPC। one person company में basically एक ही person होता है जो कि कंपनी का मेंबर होता है और वही कंपनी को चलाता भी है। सो वन पर्सन डिफरेंट है सोल प्रोप्राइटरशिप से, क्योंकि वन पर्सन कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, और जो सिंगल ओनर है वन पर्सन कंपनी का, सिंगल पर्सन है जिसके नाम से कंपनी है, वो वो उसकी लाइबिलिटी यहाँ पर लिमिटेड हो जाती है। सो कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, पर्सन की लाइबिलिटी लिमिटेड है। दैट इज द मेजर डिफरेंस। नहीं तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही रहती है। ओके, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1C डिफाइन करता है ओपीसी को। सो ओपीसी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्या नेचर है इसका? इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। ऐसा कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया है, और उसमें एक मेंबर होना ही चाहिए। अगर मैं एकदम सिग्निफिकेंस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मेंबर ही होगा कंपनी में, एक से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकता है। पेड अप कैपिटल मिनिमम की लिमिट नहीं रखी है गवर्नमेंट ने फिलहाल तो। मेमोरेंडम जो होता है वन पर्सन कंपनी का, उसमें एक और पर्सन का नाम लिखा होगा अपार्ट फ्रॉम दैट वन ओनर, जिसे हम बोलते हैं नॉमिनी। ठीक है, सो उस बंदे का नाम लिखना जरूरी है जो कि इसकी डेथ के बाद
टेक ओवर कर सके। The other person whose name is given in the memorandum shall give his prior written consent। जो भी दूसरा पर्सन है वो प्रायर रिटर्न कंसेंट देगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो दूसरा पर्सन है उसको राइट होना चाहिए टू विड्रॉ हिज कंसेंट। तो ये जो नॉमिनी बना है वो चाहे तो अपना कंसेंट दे भी सकता है, अगर दिया हुआ कंसेंट है तो उसे रिमूव भी कर सकता है। The member of one person company at any time change the name of such other person by giving notice to the company। तो वो जो सिंगल पर्सन है जिसके नाम से कंपनी चल रही है वो चाहे तो नॉमिनी का नाम कभी भी चेंज कर सकता है। Any such change of the name of a person who shall not be deemed to be an alteration of memorandum, right? तो ये सिर्फ अगर नाम चेंज कर रहे हो तो ये ऐसा हम नहीं मानेंगे कि आप मेमोरेंडम में चेंजेस कर रहे हो। एंड ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन। अब नॉमिनी कौन बन सकता है और वन पर्सन कंपनी का मेंबर कौन बन सकता है, ये ध्यान से सुन लो। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए। इंडिया में रेजिडेंट हम कब बनते हैं, पिछले साल में एटलीस्ट 182 डेज रहा हो इंडिया में तो। ओके, सो वो बंदा इनकॉर्पोरेट भी कर सकता है और नॉमिनी भी बन सकता है वन पर्सन कंपनी का। एक बंदा, एक से ज्यादा वन पर्सन कंपनी का ना तो नॉमिनी बन सकता है और ना ही ओनर बन सकता है। माइनर को बेनिफिट्स के लिए भी वन पर्सन कंपनी में नहीं अपॉइंट किया जा सकता है। और ये जो कंपनीज है ये कन्वर्ट की जा सकती है पब्लिक और प्राइवेट में, पर ये कंपनी कभी भी सेक्शन 8 कंपनीज को नहीं कवर कर पाती। ठीक है, तो सेक्शन 8 कंपनी कभी भी वन पर्सन कंपनी नहीं हो सकती। ऐसा क्यों मैम? क्योंकि वन पर्सन कंपनी खोलने का ही पर्सपेक्टिव था बिजनेस बढ़ाना। अगर आप चैरिटेबल पर्पस के लिए कंपनी ओपन कर रहे हो तो कोई भी एंटिटी ओपन कर लो, उसके लिए वन पर्सन कंपनी की जरूरत नहीं है। सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल बिजनेस, वेरी ट्रू। Then one person company cannot convert voluntary into any kind of the company unless 2 years have been expired from the date of incorporation, except where the paid up capital is increased beyond 50 lakhs। नॉर्मली कोई भी वन पर्सन कंपनी अपनी मर्जी से 2 साल खत्म होने से पहले कन्वर्ट नहीं कर सकती प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में। बट अगर कन्वर्ट करना है तो उसका एक ही एक्सेप्शन है कि अगर पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा या एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में वन पर्सन कंपनी को कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर कोई भी प्रोविजंस कॉन्ट्रवीन होते हैं तो उस केस में 10,000 रुपए का 10,000 रुपीज का फाइन देना पड़ सकता है। ओके, तो इन शॉर्ट वन पर्सन कंपनी में एक ही मेंबर होता है, ये प्राइवेट कंपनी का नेचर की है। एंटरप्रेन्योरशिप और कैपिटलाइजेशन बढ़ाने के लिए ये कंपनीज का ऑप्शन दिया है। तो इन एनी केस किसी भी कारण से कभी भी वन पर्सन कंपनी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं होती है। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स को काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया गया है और सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह इसको ट्रीट करते हैं और इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी ही होती है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा आप लोगों को इमीडिएटली लेक्चर खत्म होते ही इमीडिएटली इसका एक क्विक रीडिंग देना है। और हाँ, अगर आप मुझसे प्लस में पढ़ना चाहते हो तो आपको यूज करना है स्वाति 10SWATI10। और अगर आप स्पेशल क्लास में भी आना चाहते हो तो भी यही कोड यूज करना है। सी यू गाइज इन स्पेशल क्लास एट 4:15 PM। टिल देन बाय बाय, है ना। बट यस, नो स्पेशल क्लास टुडे। आज कोई स्पेशल क्लास नहीं है आप लोगों के लिए, कल है, राइट। थैंक यू।